ओंकार सर, अब जो ये पूरा परिदृश्य दिखाई दे रहा है इस बिहार विधानसभा चुनाव का, ऐसा क्या-क्या आप मानते हैं विकास, ब्रांड नीतीश कुमार या फिर ब्रांड मोदी, इसके अलावा क्या राहुल गांधी का नेगेटिव प्रोपेगेंडा, नेगेटिव कैंपेन, खतरनाक कैंपेन, माँ की गाली को कैंपेन, मोदी का या कर दूंगा, वाह कर दूंगा और उसी के साथ-साथ तेजस्वी के सपोर्टर्स नेपाल कर दूंगा, उसके बाद कोई बाँस की फोटो छाप रहा है कल से, कोई ये कह रहा है कि आरजेडी के माल हीरे, ये इनकी महिलाओं के प्रति इज्जत रही अपने कैंपेन के दौरान। आप भोजपुरी नहीं जानते लेकिन ये इतना बड़ा हल्का-सा भोजपुरी लुक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या मैं ये लाइनें क्या कहती हैं। आपको क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार की वापसी, ये उनके काम को लेके, उनकी लोकप्रियता को लेके ज़्यादा है या गुंडा राज, जंगल राज ना आ जाए, उसको रोकने के लिए ये मैंडेट है और वापस आ रहे हैं नीतीश कुमार? जी अवनीश जी, बात ये है कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का प्रामाणिक नेतृत्व, दोनों पर ही किसी तरह के आरोप नहीं लगना, भ्रष्टाचार के या अपने परिवार को बढ़ावा देने के या मिस रूल जिसको कहते हैं कुशासन के, बिल्कुल आरोप हैं ही नहीं। दूसरी बात ये है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये लंबे समय तक बीमारू राज्य के रूप में बदनाम रहे हैं और ये किनकी वजह से रहे हैं ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उसके बाद देखें उत्तर प्रदेश को तो यहाँ पर मायावती और मुलायम सिंह यादव उनकी सरकारें रही। बीच में थोड़ा कल्याण सिंह आए थे जब विवादित ढांचा गिरा था। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की वापसी काफ़ी समय बाद हुई और जब हुई तो उसके बाद जो परिवर्तन हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, उसे मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो दर्शकों के सामने, पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने हैं। बिहार में जितना विकास का काम हुआ है और ख़ास तौर से पिछले 5 साल में जो गति पकड़ी है, गंगा पर करीब 4 बैराज बने हैं नए, 7-8 नए बैराज अभी और निर्माणाधीन हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवेज, इसके अलावा लोगों का जो पलायन है उसमें शिथिलता आई है। रोजगार के अवसर जो हैं वो बनने की संभावना बन रही है, अभी बन गए हैं ऐसा दावा कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन पलायन रुकने और यहाँ पर विकास होने और रोजगार के की संभावनाएं बनने के आसार हैं। दूसरी बात यह है कि जो जंगल राज रहा है और जिस तरह की लैंग्वेज का यूज पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, चुनाव के दौरान भी हो रहा था। एक बार आपको याद होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में, चुनाव के लगभग अंतिम चरण में एक नारा चलाया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा, आ रहे हैं अखिलेश। उसको धमकी की तरह लिया गया था और यहाँ भी जिस तरह की बातें की जा रही थी सोशल मीडिया पर भी, इंटरव्यूज में भी, खुद इनकी बदजुबानी यानी तेजस्वी यादव की बदजुबानी और राहुल गांधी ने जो बाकी के कारनामे किए हैं वो तो किए ही हैं अवनीश जी। बिहार जैसे राज्य में छठ पूजा को ड्रामा बताना, इससे बड़ा दुस्साहस किसी पॉलिटिकल और नेशनल पार्टी जिसने देश पर करीब 55-58 साल तक राज किया है और उसमें भी करीब 35 साल के आसपास तो इनके अपने परिवार के सदस्यों ने ही राज किया है, उस आदमी को अगर लोक भावनाओं का, संस्कृति का, संवेदनशीलता का तनिक भी आभास और एहसास नहीं है,
तो आपको राजनीति में रहने का भी कोई हक नहीं बनता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करना चाहते हैं, बड़े शौक से करिए, लेकिन आप किसी ऐसे पर्व को ड्रामा बताएं, उसकी पूजा पाठ को उसको आप ड्रामा बताने की कोशिश करें, इससे पता लगता है कि आपके भीतर कितनी हिकारत भरी हुई है, खास तौर से सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू पर्वों के लिए। अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग अपने कस्टम्स भी हैं, कुछ पर्व भी हैं और कुछ मान्यताएं भी हैं। उनका सम्मान अगर आप नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खैर मैं कहूंगा कि शायद भूतो न भविष्यति, जिस क्षेत्र में सभा करने के लिए जाते हैं, वहां की जो भी हस्तियां हुई हैं, जो भी मील के पत्थर हैं, जो भी धर्म स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उन सबको स्मरण करना नहीं भूलते हैं, उनको नमन करना नहीं भूलते हैं, सम्मान देना जानते हैं, सम्मान लेना जानते हैं। और जब वो चुनाव में उतरते हैं तो उनके पास पूरा हिसाब किताब होता है कि पिछले 5 साल पहले जब मैं आया था तब मैंने क्या क्या वादे किए थे, और आज जब मैं आपके बीच में आके खड़ा हूं तो उन वादों को मैंने किस तरीके से पूरा कर दिया है। ये जो डिलीवरी है, ये जो विश्वसनीयता है, ये जो प्रामाणिकता है, ये रातों रात नहीं आती है। आपका आचरण, आपकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों के अनुरूप जमीन पर काम करते हुए दिखने चाहिए। उनके बारे में तो मैं बात ही क्या करूं। आज मैं देख रहा था, नेहरू की जयंती है, ना बहन थी वहां पर, ना भाई था और ना ही बहन के बच्चे थे। सिर्फ सोनिया गांधी जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वहां अकेली दिखाई दे रही थी। तो जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति इतने संजीदा ना हो, वो अपने राजनीतिक दायित्वों और जो पार्टी है उसके प्रति कितने संजीदा होंगे, आप बहुत बेहतर तरीके से जान और समझ सकते हैं। आरजेडी का, महागठबंधन का और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था। कमजोर कड़ी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। ये वैसे ही है, करेला और नीम चढ़ा, नीम चढ़ा और करेला। तो कुछ उनके बहुत कारनामे हैं, उनका अतीत है, और कुछ जो सहयोगी हैं वो भी माशाअल्लाह। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैंने आपके मंच पे, प्रारब्ध पे लगातार बाबा जी से बातचीत करते हुए लगातार एक बात कही बिहार के बारे में, राहुल के बारे में, और मैंने वो पूरी क्रोनोलॉजी आपके यहाँ बाबा जी से भी बात करते लगातार कई बार रिपीट किया कि राहुल गांधी किस तरीके से तेजस्वी यादव की राजनीति उसको समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस को कहीं से रिवाइव करना है तो उनको इन क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना ही होगा, और राहुल उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगली बारी अवनीश अखिलेश जी, यादव की है उत्तर प्रदेश में। जी, 3 जगह नजर रखने की जरूरत है। आज नहीं तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और कलकत्ता पर। बिल्कुल सर। ममता बनर्जी इस मामले में होशियार हैं, वो लाठी लेके खड़ी रहती हैं वेस्ट बंगाल के दरवाजे पे कि राहुल तुम कहीं और चले जाओ, लेकिन बंगाल आओगे तो वो अच्छी तरह समझती हैं। अच्छा, 2 बड़ी ब्रेकिंग अपडेट जरा सा मैं कर देता हूँ, हालांकि हम न्यूज चैनल नहीं है। जी जी अवनीश जी मुझे जाना है, इसलिए मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात कह के आधा घंटे का ब्रेक लूंगा आपसे। बिल्कुल सर, अभी लेटेस्ट टैली 165 और 57 है, महागठबंधन 57 और एनडीए 165 है सर। ये और अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे है। सर 11:30-12 बजे तक कंसोलिडेट होते होते मेरा अंदाजा है कि ये वही 180 और अभी सिर्फ 230 सीटों का रुझान आया है, अभी 15 सीटों का रुझान आना बाकी भी है। सर
ये 180 की तरफ जा रहा है ट्रेंड, और आरजेडी 40, कांग्रेस 10 के नीचे। अगर ओंकार सर बैठे हैं, मैंने पहली बार जब बिहार की धरती पे पैर रखा था तो संजय सर के साथ एक वीडियो बनाई थी जेडी पे। मैंने कहा था हीरो आज भी नीतीश कुमार हैं, ये चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, बिकॉज ग्राउंड पे वो ही हीरो है। सर आज एक बहुत अच्छा मीम आया है, उससे अपनी बात कंक्लूड करूंगा। लालू यादव का चेहरा दिखा के कहा गया है कि राज ऐसा करो कि एंटी इनकम्बेंसी 3 पुश्त तक रहे। मतलब तेजस्वी का लड़का जब राजनीति में आएगा ना, तो लालू की लेगेसी, लालू के जंगल राज की एंटी इनकम्बेंसी तेजस्वी के लड़के को भी परेशान करेगी। ऐसा राज कर गए हैं लालू राबड़ी। बाबा जी, मैंने अपने प्रोग्राम में बार बार कहा, अपने चैनल पर बार बार कहा कि बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल ये सारे मिलकर के 50 से नीचे रह जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल सर, आपको याद होगा मेरा आपका जो पहला प्रोग्राम बिहार पे हुआ था, मैंने बिहार से किया था। मैंने कहा था महाराष्ट्र, आपने हेडलाइन लगाई थी महाराष्ट्र दोहराया जाएगा। जी ओंकार सर, यदि ये लोग 50 के ऊपर चले गए तो मुझे दुख जरूर हो जाएगा। हाँ, इनको 50 के ऊपर जाने पे मैं कहूंगा यार कमाल कर दिया लड़कों ने, 50 के ऊपर चले गए। आपको दुख नहीं होने देंगे, लेकिन एक बात तो है, राहुल गांधी अपने एजेंडे में बिल्कुल सफल हैं और उन्होंने तेजस्वी की लंका लगा दी। अब अखिलेश यादव, आप भैया जो है तैयारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के 27 से पहले आपको ठिकाने लगाने आ रहे हैं राहुल गांधी। तो थोड़ा सा 2 पॉइंट के अपडेट हैं दर्शकों। बाबा जी हमारे साथ लगातार बने रहे 2 चरणों में, तो अभी थोड़ा सा वो ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद आएंगे। ओमकार सर हैं, तो जरा सा 2 इंटरेस्टिंग बातें जिस पर लोगों की मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत रुचि होनी चाहिए। एक तो ये है सर कि अभी का अपडेट बाबा जी बताई के चले गए, लेकिन एक सीट महुआ आपको सीट याद है ना सर, जिसमें तेजस्वी के बड़े भाई वो जो है तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे थे। महुआ में तेज प्रताप बेचारा जो है वो 3रे नंबर पर चल रहे हैं, 126 नंबर की सीट है। और यहाँ पर आप देखिए तो मजे की बात यह है, महुआ सीट जहां तेज प्रताप थे वो संजय कुमार सिंह, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एनडीए के कैंडिडेट यहां पर लीड कर रहा है, और तेज प्रताप यादव 4थे नंबर पर चल रहे हैं। केवल अब तक उनको वोट मिले हैं 1500 वोट उनको कुल अब तक मिले हैं। तो ये तो कहानी। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग आपको बता दूं, मैथिली ठाकुर को लेके बहुत सारी बात हुई थी दर्शकों। अलीनगर से मैथिली ठाकुर 81 नंबर उनकी सीट है और मैथिली अपनी सीट पर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। उनको अब तक मिले हैं, जितने राउंड हुए हैं, 11,082 वोट मिल चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल के विनोद मिश्रा से वो लीड कर रही है। मैथिली ठाकुर के बारे में बात हुई थी। राघोपुर की भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन ओंकार सर हैं और आपका समय अति व्यस्त है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपसे बातचीत कर ली जाए। एक पॉइंट और, जो सर राहुल गांधी के बारे में मैंने बार बार कहा कि इनका असली एजेंडा है कि ये साथ तो रहें लेकिन तेजस्वी को बर्बाद करें, और आपने भी कहा अखिलेश यादव को देखना है, उधर बंगाल को देखना है। क्या आपको अब ऐसा लगता है कि इतनी परिपक्वता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा पाएंगे और हिम्मत कर पाएंगे कि राहुल गांधी को ममता बनर्जी की तरह से ठिकाने लगा के और अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाएं योगी जी के सामने? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने राहुल गांधी को एक बात तो समझा दी है, और वो ये है कि आप अब सर्वाइवल की लड़ाई मत लड़ो, रिवाइवल की लड़ो। कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए आपको जाना चाहिए, बाकी ये बहुत हो गया। और रिवाइव कब होगी? क्योंकि अलग अलग राज्यों में सब जितने भी ये क्षेत्रीय दल खड़े हुए हैं, अधिकांशतः वो सब कांग्रेस की कीमत पर खड़े हुए हैं। कांग्रेस को क्रॉस करते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और कांग्रेस का सत्यानाश जो हुआ है वो अपनी गलतियों से हुआ है, गलत कारनामों की वजह से हुआ है।
भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है, जो जन भावनाएं जन अपेक्षाएं थी उनको कुचलने से हुआ है। और अभी भी गलतियां लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। राष्ट्र हित के जो मुद्दे होते हैं उन पर भी बहुत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना। पर मेरा मानना ये है कि जो राह अब इन्होंने पकड़ी है, यानी साथ में चुनाव भी लड़ो और उनकी कब्र भी खोदो, ये काम उन्होंने बिहार से एक तरीके से किया है, जिसकी तरफ आप लगातार इंडिकेट कर रहे थे। और क्योंकि अब 2027 फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और अब तक लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक जिस तरीके से इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को भ्रम में डालते हुए अपने करीब लेने की कोशिश की है। मैंने बार बार अपने प्रोग्राम में एक बात कही है अवनीश जी, मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर रही थी 90s में और राजीव गांधी ने उसको समर्थन देकर के बचाया था। वो कांग्रेस की पहली बड़ी भूल थी। फिर जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत ही बकवास गठबंधन करने का जो फैसला हुआ था वो दूसरी गलती थी। 125 या 26 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी और बाकी जगहों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही थी, यानी 421 या 425 सीटें थी उस समय जब उत्तराखंड नहीं बना था। तो उसमें से अधिकांश सीटों पर क्षेत्रों में ना कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ना झंडे थे, ना पोस्टर थे, ना बैनर थे, ना कैंडिडेट थे। और वहां से, और चूंकि आपने मुलायम सिंह यादव की सरकार को बचाया था, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा था, तो मुस्लिम वैसे ही विवादित ढांचे के ध्वस्तीकरण की वजह से कांग्रेस से नाराज थे, तो वो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए और रहा सहा काम जो है वो पीवी नरसिम्हा राव ने पूरा कर दिया जब अधिकांश सीटें बहुजन समाज पार्टी को दे दी। ये राहुल गांधी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये बिहार में जितनी भी ये 8 सीटें दिखाई दे रही हैं इस समय इनकी, ये 8 सीटें भी आरजेडी की कृपा से मिली हैं। आरजेडी के साथ ना मिलकर के लड़ते तो इतनी भी ना आती, शायद खाता भी ना खुलता, या 1-2 सीटों पर, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सीमित होकर के रह गई और 2-2.5% पर सीमित होकर के रह गई, वैसा ही हाल यहां भी होने वाला था और हो ही गया है एक तरीके से। तो उनको ये लगता है कि यार मरे तो हम वैसे ही पड़े हैं, तो थोड़ा बहुत ये कारगुजारी कर ही ली जाए। तो तेजस्वी को तो निपटा दिया एक तरीके से, लालू परिवार को तो निपटा दिया, अब वो पैरों पर ठीक से खड़े हो नहीं पाएंगे। अब ये 10-5 दिन ड्रामेबाजी चलेगी, बयानबाजी, इसको दोष दो, उसको दोष दो, बेईमानी करो, ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन अब ये खड़े नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव को निपटाने की पूरी कोशिश होगी, और अगर अखिलेश में थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ होगी, जो बात मैंने कही थी कि अगले 2-3 दिन पटना पर नजर रखिए, तेजस्वी पर नजर रखिए, अखिलेश पर नजर रखिए और कलकत्ता पर नजर रखिए, वो मैंने इसीलिए कही थी। तेजस्वी यादव इनसे गठबंधन तोड़ने का ऐलान करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मूर्ख होंगे। इसी तरीके से अखिलेश यादव भी उनके तेवर बदलेंगे। अगर उनको सरवाइव करना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने आप को ही स्टैंड करना है और खड़े होना है इंडिपेंडेंटली, और अगर अभी भी वो इस भ्रम में रहे कि राहुल गांधी के बिना मुस्लिम वोट एकजुट उनको नहीं मिलेंगे, तो ये उनके लिए भी आत्मघात होगा। और ममता बनर्जी अगले कुछ दिनों में आपको या तो एकदम खामोश दिखाई देंगी
या बहुत वोकल दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जी अच्छा सर, एक चीज मैं जानता हूं आपकी व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा समय और लूंगा और आपसे विनम्र निवेदन है, जब आपको लगे कि आपको कहीं और समय देना है तो आप साधिकार और मुझे कह दीजिएगा और आप फिर हम आप जा नहीं, सकते हैं, मतलब ये मैं कह रहा हूँ। अगले 10 मिनट में आपके साथ हूँ। धीरेन्द्र जी का आग्रह था तो धीरेन्द्र जी के चैनल पे जाना है, बस 10 मिनट। धीरेन्द्र जी यहाँ भी थे और मजे की बात यह कि मोकामा से अनंत कुमार आगे चल रहे हैं और धीरेन्द्र जी ने जब पहली बार आज का ये लाइव ज्वाइन किया तो उस समय वो अनंत कुमार के घर से ही उन्होंने लाइव ज्वाइन किया। मुझे लगता है संदीप जी के नेटवर्क के साथ कोई इशू है, बार बार उनका कनेक्शन कट रहा है। एनीवे सर, एक चीज इंटरेस्टिंग है, अब जरा देखते हैं सीमांचल बिहार का जिसे कहा जाता है, दरअसल वो सीमांचल है नहीं, वो है मिथिलांचल, लेकिन उसका नाम जो है, जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो उसको जो है जनरली सीमांचल बोल देते हैं, लेकिन वो पूरा मिथिलांचल है। मिथिलांचल की 24 सीट और सीमांचल नामकरण इसलिए दिया गया कि वो जो किशनगंज से लेके और ये पूरा जो एक बेल्ट है जहां पर मुसलमान आबादी और डेमोग्राफी चेंज बताई जाती है और है भी। अभी जो ट्रेंड सामने आ रहा है वो सर मुझे लगता है कि उस पर बात जरूर करनी चाहिए। सो कॉल्ड सीमांचल या मिथिलांचल की 24 सीटों में सबसे कमजोर प्रदर्शन इसकी उम्मीद रहती है एनडीए गठबंधन की, लेकिन सर 24 में से इस समय बदलेगा क्रम, ऊपर नीचे होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ 17 सीटों पर एनडीए लीड कर रही है। ये वो बेल्ट है जहां से ओवैसी की कैंडिडेट निकल के आते हैं, ये वो बेल्ट है जहां की डेमोग्राफी सबसे खराब बताई जाती है, ये वो बेल्ट है जहां वेस्ट बंगाल से भी इंक्रोचर्स आते हैं और बांग्लादेश की तरफ से भी आते हैं। सर वहां 24 में से 17 पर एनडीए को अभी लीड करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं आखिरी फैसला है, आखिरी परिणाम है, ये किस नए और बड़े संकेत कौन से हैं ये सर, ये कैसे डिकोड करेंगे इसको आप? 15 दिन पहले भास्कर का एक सर्वे आया था, विस्तारित मिथिलांचल की 58 सीटों पर उनका सर्वे था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 38 सीटों पर एनडीए आगे, 58 में से 38 सीटों पर। यह 15 दिन पहले की बात है। जाहिर है उनके रिपोर्टर पूरे क्षेत्र में थे और उन्होंने वहां जाकर के उसका बहुत बारीकी से और गहन अध्ययन किया था और उसके बाद उसका उन्होंने प्रकाशन किया था अपने समाचार पत्र में। और देखिए 181 पहुंच गया है एनडीए और महागठबंधन 59 पर तो अभी ये दिखा रहे हैं, लेकिन जो आपका इलेक्शन कमीशन है वहां पर 40 पर आरजेडी, 6 पर आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी और 5 पर सीपीआई एमएल, यानी केवल 51 सीटों पर आगे हैं ये अवनीश जी। तो 50 सीट से नीचे की तरफ ये जाएंगे, जो अपना मानना था कि महाराष्ट्र की तर्ज पर बिल्कुल ही सर, बिल्कुल ये लोग रिजल्ट आएंगे। अब देखिए जेडीयू 79, बीजेपी 74, आरजेडी 40, लोक जनशक्ति 19, परफॉर्मेंस बढ़ रही है सर लोक जनशक्ति चिराग की। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक समय 12 पे चली गई थी लीड करते करते और अब 6 पे वापस आई है। सीपीआई माले, ये वो खास बेल्ट है बिहार में जहां पूरे भारत में कम्युनिस्टों का नाश हो रहा है, लेकिन बिहार में ये भी अलबेला है। बिहार 5 सीटें वहां पर दिखाई दे रही हैं। और दर्शकों, अगर आप ये अब नक्शा देखेंगे नतीजों का तो बिल्कुल भगवा आपको दिखाई दे रहा है और भाजपा के झंडे की तरह बीच बीच में सर ये हरे रंग के छींटे भी हैं, वो बड़ा मजेदार दिख रहे हैं मुझे। जी, सबसे बड़ी बात क्या है अवनीश जी के पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी दिखाई ना दे रही हो और जेडीयू उसको लगातार कॉम्प्लीमेंट दे रही है। जेडीयू इस समय 79 और जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी 79, बीजेपी 74। तो मैं ये कह रहा था कि ये साइड में मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ही आपको दिखा रहा हूं सर, अपडेटेड। जी हाँ।
लैंड स्लाइड विक्ट्री जब होती है ना किसी पार्टी की, तो ऐसा ही होता है। फिर वो कितना आगे तक जाएगी इसका अंदाजा भी नहीं होता है, और जो मुकाबले में खड़ा हुआ गठबंधन है या पार्टी है वो कितना नीचे जाएगी इसका भी अंदाजा नहीं होता है। तो 2/3 बहुमत तो ऑलरेडी हो चुका है, 2/3 बहुमत हो चुका है, और ये अभी और कितना आगे बढ़ेगा और ये लोग कितना नीचे जाएंगे कह नहीं सकते हैं, और ये इनके कारनामों की वजह से है। अवनीश जी, हमें थोड़ा याद कर लेना चाहिए और अपने दर्शकों को भी याद दिला देना चाहिए कि जब सीटों का बंटवारा होना था, किस सीट पर किस पार्टी की दावेदारी है, किसकी नहीं बनती है, जब इन चीजों पर फैसला करना था तो ये मलेशिया में पाए गए थे। इसके बाद ये आए थे शर्म लिहाज में कि लोग कहेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है और नेता प्रतिपक्ष जो है वो देश में ही नहीं है, अपने दायित्व की पूर्ति ही नहीं कर रहे हैं। और आपको और दर्शकों को याद होगा जब ये वोट डालने के लिए पहुंचे थे, बदहवासी की स्थिति में थे, कभी इधर को भाग रहे थे, कभी उधर को भाग रहे थे। जो एग्जिट पॉइंट था उस दिशा में वोट डालने के लिए घुस गए थे। सुरक्षा कर्मी, याद होगा अगले ही दिन आपके चैनल पर मैं बात कर रहा था और मैंने एक सवाल उठाया था कि इस आदमी का एक हाथ इसके पैंट की जेब में हमेशा क्यों होता है? उसके कॉन्फिडेंस जो लूज कर जाता है ना आदमी, और कॉन्फिडेंट दिखने की जो कोशिश करता है, यानी कॉन्फिडेंस लूज करने के बावजूद अपने आप को जो बेफिक्र दिखाने की कोशिश आदमी कई बार करता है, उसी अंतर विरोध की जिंदगी ये जी रहा है आदमी। फिर उसके तुरंत बाद ये लैटिन अमेरिका के देशों की यात्रा पर चले गए, 3 देशों की यात्रा तक तो ये दिखाई दिए कैमरों पर। उसके बाद 10 से 12-15 दिन तक ये अदृश्य रहे, पता नहीं कहाँ रहे, हो सकता है कोलंबिया में ससुराल वगैरह में हो। और फिर वहां से लौटे तो ये चंडीगढ़ चले गए जी, एक दलित IPS ने जो है सुसाइड कर लिया है। फिर ये हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंच गए दिलासा देने के लिए। उसके बाद असम के एक सिंगर की भी डेथ हुई थी, ये वहां पहुंच गए। और दिल्ली में जब ये उपलब्ध थे सीटों पर बात करने के लिए, तो पहले चरण के नामांकन का बस 1 दिन बचा हुआ था। जितने नॉन सीरियस तरीके से ये चुनाव लड़े हैं और गठबंधन में रहे, सीरियसली चुनाव लड़वाइए भी मत जी, तो यही परिणाम आना था ना। और एक चीज और एक सेकंड पुष्कर, एक चीज और सर, आपने कहा ना कि फिक्र न जाने किस फिक्र में रहते हैं और कॉन्फिडेंस नीचे है, तो फिक्र को धुएं में उड़ाने के लिए बीच बीच में बाहर चले जाया करते हैं, वो भी जरूरी है। जी पुष्कर जी, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? हाँ ओमकार जी, राम राम। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बिहार के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन बिहार में जो परिणाम आते हुए दिख रहे हैं, मेरी जिज्ञासा जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस से ज्यादा जो है बसपा पे है। बसपा एक ऐसा अनटेस्टेड एलिमेंट है कि जो दिशा तय कर सकती है। तो आपके हिसाब से बसपा जो है उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त ट्रेन चल रहा है, यदि अखिलेश को सर्वाइव करना है, कांग्रेस को छोड़ना होगा, यह निश्चित लग रहा है। दोनों के वोट बैंक जो है, जिस वोट पे धात लगाए हैं राहुल गांधी अखिलेश के, वो भी मालूम है। और एक तरफ हमारी मायावती जी है, जो 5 साल बाद जो है उन्होंने जो है अपनी निंद्रा त्यागी है और घर से निकलकर उत्तर प्रदेश में घूम रही है। तो ये एक फैक्टर मुझे समझ में आता। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आप उत्तर प्रदेश के वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक है वो तो है ही है, जो मुसलमान वोट बैंक जो जिसपे अखिलेश और राहुल गांधी दावेदारी करते, क्या मायावती एक हॉट कंटेस्टेंट नहीं है उनको अपनी तरफ खींचने में? ये मैं जानना चाहता हूँ जी। आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा है कि 5 साल बाद उनकी निद्रा भंग हुई है। मायावती की प्रॉब्लम यही है। मायावती अगर लगातार मतदाताओं के बीच में रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और मुद्दों पर ठीक तरीके से बात करना सीख ले, तो उनका रिवाइवल हो सकता है। उनका वोट बैंक कहीं नहीं गया, उसमें बस ऐड होना है कोई दूसरा वोट बैंक, और वो तभी होगा जब आप सक्रिय हों
और आप विश्वास जीतें। आप अगर अदृश्य रहेंगी, सोती रहेंगी, तो फिर पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। अनीश सर, एक बात कहना चाहूंगा। आपने एक सवाल पूछा था कि राहुल गांधी एक हाथ जेब में क्यों रखते हैं। सर, वहां पर वो संविधान पॉकेट बुक्स रखते हैं और जब इच्छा होती है तो निकाल के दिखा लेते हैं, वापस रख लेते हैं, क्योंकि परिवार का व्यवहार है, आदत है। उन्होंने संविधान को सदैव अपनी जेब में ही रखा है। बिल्कुल, पूरे देश को जेब में रखने की उनकी आदत है। ओंकार सर, आपने 10 मिनट के लिए मुझे बताया था, इसलिए मैं जान रहा हूं आपकी तमाम व्यस्तताएं हैं, तो यदि आप अपनी अंतिम टिप्पणी कुछ देना चाहें। मेरी आवाज? साहब, मजेदार चुनाव है, बहुत दिलचस्प है, इसके बहुत दूर तक संदेश जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे विचार से जो लगातार सड़कों पर इस समय वहां दिखाई दे रही है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, उम्मीद की लो जगाएंगे ये पश्चिम बंगाल में ये चुनाव और इसके नतीजे। और बस ये है कि वहां का भी नेतृत्व और जो हम जानते ही हैं कि केंद्र का नेतृत्व और अमित शाह जिस तरीके से आगे बढ़कर के फ्रंट फुट पर खेलते हैं, तो अब इसको ये ढीला पड़ने नहीं देंगे, ठंडा नहीं होने देंगे। जैसे राहुल गांधी 16-17 दिन की यात्रा निकालने के लिए आए थे, उसका नाम चाहे जो दिया, और उस यात्रा का नाम जो दिया था उसने किस तरीके से लालू यादव के चारा चोरी की याद दिला दी, उनका बेड़ा गर्क किया, वो तो अलग छोड़ दीजिए। पर वो 17 दिन की यात्रा के बाद आप मलेशिया निकल जाएं या लैटिन अमेरिका के देशों में निकल जाएं, इससे राजनीतिक अपरिपक्वता का और अगंभीरता का पता लगता है। क्योंकि लोहा अगर आपने गर्म कर दिया है तो फिर उस पर हथौड़ा मार करके उसको सेव देने की जरूरत होती है, उसको आकार देने की जरूरत होती है। अगर आप लोहे को गर्म कर दें और फिर पानी में उसको फेंक करके चले जाएं कहीं, तो फिर जो आपने लोहा गर्म किया है, आपने ईंधन भी बर्बाद किया, सारी चीजें आपने जो है वो की, और उसके बाद उसको पुरानी अवस्था में छोड़ करके आप बहुत लापरवाही के साथ चले गए। तो एक 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 मैसेज जाता है पब्लिक में कि यार बड़ा नॉन सीरियस आदमी है, अपनी सुविधा के अनुसार आता है और चला जाता है, और जब मन करता है तब गंभीरता से बात करने के लिए बैठता है टेबल पर, या किसी और को कह देता है कि इससे बात कर लो, मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो हाई कमांड हूं। और जब जरूरत पड़ती है तो मोटरसाइकिल पर साथ साथ घूमने लगता है। तो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की छवि लेकर के अगर आप आएंगे तो आपको कोई गंभीरता से लेने वाला नहीं है अवनीश जी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई गंभीरता से लेने वाला नहीं है, लेकिन बिहार ने अपने प्रदेश के विकास को, अराजकता और जंगल राज की वापसी न हो, इसको लेके बड़ी गंभीरता से लिया है, और न सिर्फ लिया है, उसने ईवीएम पे जाके बेहद गंभीर तरीके से मतदान भी किया है। ओंकार सर, आपने अपने आज की व्यस्ततम जो ये टाइम पीरियड है, इसमें आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप ये लाइव आगे भी जारी रहेगा। ओंकार सर से को विदा करते हैं। ओंकार सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम।